नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। देखिए आज थोड़ा सा क्या है, कुछ टेक्निकल एरर हो रहा है जिसकी वजह से मैं क्लास लाइव ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर क्लास लाइव लूंगा तो कम से कम 1 घंटे तक मुझे इस माइक को इस तरह से होल्ड रखना पड़ेगा। तो मैं आप सभी के लिए एक रिकॉर्डेड सेशन लेके आया हूँ, है ना। एक्सपोनेंट्स एंड पावर हमारा ऑलरेडी जो है ड्यू था, कल क्लास ले नहीं पाया। कल थोड़ा सा सर डेली डेली आप क्या करें, कल माइग्रेन थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे इस बात को, है ना। और आज मैं आप सभी के लिए रिकॉर्डिंग जरूर लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं ये रिकॉर्डिंग आपके लिए नहीं लाऊंगा तो हमारा ब्रेक ज्यादा लग जाएगा, और मैं वो ब्रेक जो है ज्यादा लंबे समय तक लगने नहीं देना चाहता हूँ, है ना। तो एक बार मैं चेक जरूर मैंने किया है, आवाज क्लियर आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ अभी एकदम आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही हो अभी, है ना। चलिए तो पूरे सेशन को इस तरह से नहीं है, जल्दी से शुरू करते हैं एक्सपोनेंशियल पावर। उम्मीद करता हूँ आपका जो टेस्ट था वो काफी अच्छा रहा होगा। उसके बाद हमने एक क्लास और शायद दे दी थी, है ना। नहीं, मॉक टेस्ट का हमारा लास्ट क्लास था, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी का मॉक टेस्ट काफी अच्छा हुआ होगा। अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की है तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आप में से अगर किसी ने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो इससे जस्ट पहले जो लेसन है आप देखेंगे प्लेलिस्ट में भी, तो वहां पे आपको मॉक टेस्ट दिख जाए, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। आज हम एक्सपोनेंट से पावर करने वाले हैं। मैं आज एक्सपोनेंट एंड पावर में आपको बेसिक जो रूल्स हैं एक्सपोनेंट के, वो सारे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत काम आने वाला है आपके, क्योंकि एक्सपोनेंट्स के ऊपर डायरेक्ट सवाल आपसे शायद कभी पूछे जाएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली बोर्ड मार्क्स में या फिर किसी भी तरीके से, है ना, कैलकुलेशन है ये जो एक्सपोनेंट के रूल जो है ये बहुत ज्यादा काम आ जाता है। सिंप्लीफिकेशन का बाई चांस सवाल आ जाता है तो वहां पे काम आ जाएगा, अदरवाइज क्या पता आपसे डायरेक्टली एक्सपोनेंट्स के रूल्स पूछ लिए जाए, है ना। इसी तरीके से लॉगरिथम्स की भी एक बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए। हमें हर चीज के लिए मतलब बहुत अच्छे से तैयार रहना है, किसी भी चीज में हमें पीछे नहीं रहना है, बस ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं रूल। देखिए ये क्या होता है, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट पावर, ये होता है, ठीक है। ये होता है हमारा बी को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। बी को क्या कहते हैं हम, एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम, ए क्या हो जाता है हमारा, ए हो जाता है हमारा बेस, ठीक है। ये बेस होता है, और ये कंप्लीट जो नंबर होता है ए रेज़ टू द पावर बी, जो नंबर है हमारा कंप्लीट, इसको अपन कहते हैं पावर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अपन, पावर कहते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफाइन हमने इसको इस प्रकार से किया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, बी का मतलब, बी का मतलब ये है यहाँ पे कि जो ए है, ए को मैंने बी बार जो है आपस में मल्टीप्लाई करा है, ए को जो है मैंने बी बार जो है आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ बी टाइम, ठीक है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग निकल के आता है, मतलब अगर 2 रेज़ टू द पावर 4 है, ठीक है, 2 की पावर अगर 4 है मेरा, तो 2 की पावर 4 है तो मैं 2 को 4 बार अपने आप से गुणा करूंगा। 5 की पावर 3 है, इसका मतलब 5 को 3 बार गुणा करूंगा। अच्छा उल्टा भी है, अगर 2 4 बार लिखा हुआ है तो मैं इसको प्लस करते हुए इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। 5 3 बार मल्टीप्लाई मुझे दिख रहा है तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, ठीक है। 10 अगर 6 बार दिखाई दे रहा है मुझे, तो इतना लंबा एक्सप्रेशन लिखने की जगह मैं मात्र इतना सा लिखूंगा, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इसका मतलब क्या है, 10 को मैंने 6 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेसिक बात आपको समझना। चलिए अब जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट का मैं आपको समझाया, जनरल फॉर्म क्या है, ए की पावर n है, तो मतलब ए को हम क्या कर रहे हैं, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है। ये भी आपको पता चल गया। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से डिटेल में यहाँ पे देखेंगे, तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, हर एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर आपके पास दो ऐसे नंबर हैं जो कि मल्टीप्लीकेशन में है, उनकी पावर x और यहाँ पे y है, लेकिन बेस सेम है, क्या है, बेस हमारा सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये दोनों नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, ठीक है ना, मतलब फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 8 है, इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर x प्लस r, मतलब 2 की पावर 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। ये रहा एक और एग्जांपल हमारा 2 की पावर 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस 3 दैट इज 2 की पावर 3, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है इसका मतलब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। मतलब क्या है, मतलब बहुत सिंपल सा है, अगर बेस हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है दो पावर्स में, और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो हम जो एक्सपोनेंट है उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट्स को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं, ओके। देयर एक्सपोनेंट्स आर, यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। बेस सेम होने चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें, तभी हम ऐड कर सकते हैं, बिना बेस को सेम के हम ऐड नहीं कर सकते, ओके।
पावर्स कैन बी डिवाइडेड द बेसिस ऑफ द टू पावर्स आर सेम। अब पावर जो है अगर डिवाइड हो रखी है, पावर्स को हमने क्या करा है, डिवाइड कर रखा है, और इनके बेसिस अगर सेम है, बेस अगर सेम है यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर x माइनस वाई। जो डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट है वो माइनस में चला जाएगा न्यूमरेटर में आने के बाद। ठीक है, मतलब टू की मतलब मैं अगर लिखूँ यहाँ पे टू की पावर a डिवाइडेड बाय टू की पावर 3 लिखूँ मैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय टू की पावर 3 अगर मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, टू की पावर 3 लिख दिया मैंने, तो मैं इसको बोल सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं टू की पावर 8 माइनस 3। टू की पावर 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा, टू की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये सीधा सीधा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा चीज है, आपको बस ध्यान रखना है कि बेस जो है, ये बेस हमारे सेम होने चाहिए और एक्सपोनेंट्स हमारे अलग अलग होने चाहिए। पावर्स अगर डिवाइड हो रही है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी में एक और बात है कि अगर मेरे पास मान लीजिए टू की पावर 5 है और मुझे रिक्वायरमेंट है इसको इस फॉर्म में लिखने की, टू की पावर लेट्स से मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 7-2। ठीक है, 7-2 लिख दूंगा, तो ये क्या, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 की पावर 7 बटा 2 की पावर 2। ठीक है, मतलब उल्टा प्रोसेस है, मतलब कंप्लीटली मैं इसको उल्टा प्रोसेस जो है मैं यहाँ पे क्रिएट कर, ठीक है, उल्टा प्रोसेस भी कर सकता हूँ, मतलब यहाँ से मैं यहाँ पे जाऊंगा अगर इस स्टेप के हिसाब से देखो, और यहाँ से यहाँ पे आऊंगा, लेकिन मैं उल्टा भी जा सकता हूँ, मतलब यहाँ से मैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आ जाऊंगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो उल्टा भी है, मतलब वाइस वर्सा भी जो है हमें पता होना चाहिए। जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरह से हम उस प्रॉपर्टी को, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी को यूज में लेंगे। ठीक है, ऑल डिपेंड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, हमारी नीड के हिसाब से हम चीजों को यूज में लेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगर आपके यहाँ पे दो है, मतलब आपके दो अलग अलग जो है नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर में अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पावर यहाँ पे क्या होगा कि सॉरी एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट जो है यहाँ पे बेस दो नंबर अपने आप में अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो एक्सपोनेंट जो है ये इन दोनों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक्स यहाँ पे भी आ जाएगा और एक्स यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, और इसका वाइट टू मतलब अगर इस फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है जहाँ पे हमारे एक्सपोनेंट सेम है, अगर हमारे एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग अलग है, तो हम बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और एक्सपोनेंट को कॉमन डाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा 6 रेस टू दी पावर 5 है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 होल रेस टू दी पावर 5। ठीक है, और इसको मैं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। और अगर मेरी रिक्वायरमेंट है इसको इस फॉर्म में ना लिख के इस फॉर्म में लिखने की, तो मैं स्टेप को रिवर्स भी जा सकता हूँ, रिवर्स ऑर्डर में। मतलब अगर यहाँ पे मेरा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 कहीं एक्सप्रेशन में बन रहा है और ऑप्शन में ये गिवन है, तो मैं ये आंसर लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट कॉमन है, तो कॉमन ले लूंगा एक्सपोनेंट को, पावर में ये एक्सपोनेंट में कॉमन चला जाएगा 5। ठीक है, और बेस जो है हमारे अलग अलग है, इन दोनों को मैं एक साथ यहाँ पे गुणा कर दूंगा और दो दिया 6 हो जाएगा, तो 6 की पावर 5 यहाँ पे बेस को लिख दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे जो जैसे कि ये पूरा का पूरा पावर है, ठीक है, इसकी इसका z एक्सपोनेंट है। ठीक है, और उस एक्सपोनेंट के अंदर जो बेस है, ये बेस भी अपने आप में दो अलग अलग पावर्स को यहाँ पे लिखा हुआ है, दो अलग अलग पावर्स बेस के अंदर। ठीक है, मतलब बेस के अंदर भी यहाँ पे पावर्स आ गई जिनके कुछ बेस है और अलग अलग। ठीक है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली ये जो बाहर z है, कंप्लीट का जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे, इस एक्सपोनेंट को अंदर वाले जो बेसिस जो है अलग अलग पावर जो है अंदर ब्रैकेट के अंदर जो अलग अलग पावर है इनके साथ, इनके एक्सपोनेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इस फॉर्म। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और कहाँ पे रोल प्ले करती है, जब हमें मतलब इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर करना होता है कभी कभी। ठीक है, आप जब देखेंगे लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन, जब आप वहां पे देखेंगे तो आपको कभी कभी स्क्वायर करना पड़ जाता है, कभी क्यूब करना पड़ जाता है, तो उसको किस तरीके से हम आगे एक्सपेंड करेंगे तो समझने के लिए आपको इस प्रॉपर्टी का, ठीक है, बेहतर तरीके से इस्तेमाल आना चाहिए आपको प्रॉपर्टी का। और उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब आप एग्जांपल भी देखते हैं, a की पावर 2 इंटू बी की पावर 2 है। ठीक है, ये अलग पावर होती तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्सपोनेंट a रेज की पावर 2 और b रेज की पावर 2 और होल रेज की पावर 3 अगर, ठीक है, तो मैं 3 को 2 से भी और जैसे 2 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर अभी एक्सपोनेंट हमारा दोनों का सेम आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a इंटू बी होल रेज की पावर। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अच्छा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, ये जो प्रोनाउंसिएशन
बेस ए है, बी पावर है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो इस होल पावर को अपन बोलते कैसे हैं, इसको बोलते किस तरीके से हैं, ए रेज टू दी पावर, ठीक है। ये लिख लेना, अगर आप कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बात कर रहा है, आपको ये समझ नहीं आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, तो आप ये लिख लीजिएगा, ए रेज द पावर, ठीक है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा बात, अगर आपको कहीं पे भी कहीं प्रकार से तकलीफ होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब हम आ गए हैं यहाँ पे कुछ और लॉज के बारे में बात करेंगे, कुछ लॉज के बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा सा हमें और आसानी हो जाए। मल्टीप्लाइंग द पावर्स दैट हैव द सेम बेस, मतलब क्या है यहाँ पे, अगर दो पावर्स हैं यहाँ पे, वही सेम बात जो मैंने आपको टू रेज टू द पावर 5, ठीक है, ये है। तो सेम बेस है यहाँ पे, दो पावर है यहाँ पे, 2 रेज टू पावर 6 और 2 रेज टू पावर 5, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि इनके सेम बेस है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सपोनेंट को सीधा सीधा ऐड कर दूंगा, मतलब 3 + 5, ठीक है, ये आ जाएगा 2 की पावर 8, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिख लीजिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। डिविजन लॉ की अगर अपन बात करें, डिवाइडिंग पावर्स हैविंग सेम बेस को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वही हो जाएगी जो मैंने बताया था, माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 है, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 - 3, और ये फाइनली मेरा 2 की पावर 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है, इस तरीके से। और बाकी आप इसको इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं, 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 2 × 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली 2 की पावर 2 ही बचेगा। तो इस तरह से भी अगर आपको समझ में आता है तो ये भी आप समझ सकते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है ये भी, बाकी ये भी कोई तरीका गलत नहीं है, ये भी आसान तरीका है, ठीक है। दोनों ही तरीके सही है, गलत कुछ भी नहीं है, बस आपको जिस तरीके से समझ में आती है चीजें आप उस तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर ये प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी तो यही चीज एक्सप्लेन करिए नीचे वाली, ठीक है। ऊपर तो मैंने सिंप्लीफाई करने का एक नया तरीका आपको समझाया और कुछ भी नहीं, ठीक है। और पूरा था इस प्रॉपर्टी को, पावर ऑफ ए पावर, ठीक है, पावर ऑफ ए पावर अगर अपन बात करें, ठीक है, पावर ऑफ ए पावर मतलब अगर अपन मैं बोलूं आपको 2 रेज टू दी पावर और होल रेज टू दी पावर हमारा यहाँ पे 5, ठीक है, इसको होल रेज टू दी पावर 5 मतलब पावर की पावर आ रही है यहाँ पे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू दी पावर 5 × 3, ठीक है। मतलब क्या करूंगा मैं, एक्सपोनेंट को आपस में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पावर ऑफ ए पावर अगर दे रखी है तो इस फॉर्म में मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मल्टीप्लाइंग पावर दैट हैव द सेम एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाइंग पावर दैट हैव द सेम एक्सपोनेंट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये लिखा मैंने, मान लीजिए 2 की पावर 3 है हमारा, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 है, तो एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे, सेम है भाई, दोनों पावर में एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग अलग है दोनों पावर्स में, तो क्या करूंगा मैं, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, याद आया ना आपको, तो 2 × 5 होल रेज टू द पावर 3 लिखूंगा, मतलब ये आ जाएगा मेरा सीधा सीधा आंसर आके 10 की पावर 3, ये सीधा सीधा यहाँ से आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, द एक्सपोनेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच बेस, ठीक है। तो ये भी आप मतलब उम्मीद करता हूँ ये बात आपको जो बेस है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर जो है हमारी एक्सपोनेंट जो है वो हमारा 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर अपन बात करें नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ की, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ का मतलब क्या हो गया, मतलब अगर हमारा 5 की पावर -3 है, 5 की पावर -3 है, मतलब मैं बोल सकता हूँ 5 की पावर 0 - 3 भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक है 5 की पावर 0 और डिनोमिनेटर में क्या है 5 की पावर 3, ठीक है। और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ये हमें मालूम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/5 की पावर 3, मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया, अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूँ 5 की पावर -3 अगर, तो मैं इसको 1/5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है मेरा, तो इसका मतलब जो पावर है पूरी की पूरी पावर है वो हमारी डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, डिनोमिनेटर में वो लिखी हुई है, इस वजह से वो यहाँ उस तरीके से यहाँ पे मेंशन है, ओके। तो ये इस फॉर्म में लिखूं मैं या इस फॉर्म में, मीनिंग इसका सेम है, तो मतलब आपको समझ में आना चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पावर विद एक्सपोनेंट इक्वल टू 0, ठीक है, पावर विद एक्सपोनेंट इक्वल टू 0, वही मैंने आपको बात बताई, कोई भी बेस है उसकी पावर अगर एक्सपोनेंट में 0 है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब आप मुझसे शायद एक सवाल एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर 0 की पावर 0 है, ठीक है, अगर मैं
जीरो की पावर जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होगी सर? वन होगी या क्या? क्यों? क्योंकि हम जनरली बोलते हैं कि जीरो की पावर में कोई भी यहाँ पे नंबर ले लो एन, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है, लेकिन किसी भी नंबर की पावर में अगर जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन होती है। तो अगर जीरो की पावर ही जीरो होगी तो इसकी वैल्यू जीरो होगी या वन होगी? ये कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन जो है यहाँ पे क्रिएट होता है। तो मैं आपको जवाब बता दूं, देखिए बड़ा ही सिंपल सा है, जीरो की पावर जीरो जो होता है वो नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। कारण क्या है इसका, क्यों नॉट डिफाइंड होता है? वो कारण ये है, बहुत सिंपल सा कारण है, मैं आपको प्रूव कर देता हूँ, अभी 2 मिनट में प्रूव भी कर देता हूँ ना, कारण भी आपको पता चल जाएगा, है ना? कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाला प्रूफ, ये बहुत सिंपल सा प्रूफ है ना? देखिए जीरो की पावर जीरो है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ जीरो की पावर ए माइनस ए। भाई कोई भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो आ जाएगा, ए माइनस वो होता है ना? तो क्या मैं अब इसमें एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगा के इसको लिख सकता हूँ जीरो की पावर ए डिवाइडेड बाय जीरो की पावर ए? बोलो हाँ, है ना? भाई जीरो की पावर ए आ जाएगा और जीरो की पावर माइनस ए है, माइनस ए है तो मतलब ये जीरो की पावर ए आ जाएगा, ठीक है? अब डिनोमिनेटर में जीरो की पावर ए, किसी भी नंबर की जीरो की पावर में अगर कोई भी नंबर है तो मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ गया? जीरो आ गया। और डिनोमिनेटर में जीरो कभी भी डिफाइन नहीं होता है ना? जीरो डिनोमिनेटर में कभी भी डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा जीरो आ गया है, इसीलिए जीरो की पावर जीरो जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। उम्मीद करता हूँ अब ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, देखिए फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट अगर आप, ठीक है, तो ये भी कोई ज्यादा तकलीफ देने वाला नहीं, ठीक है? ये थोड़ा सा यहाँ पे जो कंटेंट हो गया तो इसको एक बार आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा, सही तरीके से मैं इसको अरेंज कर दूंगा और फिर आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो अभी अपन फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट की बात करें। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास 5 रेज़ की पावर 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब यही है, इसका 5 रेज़ की पावर 2 है और स्क्वायर रूट हमारा होता है, वहां पे हम 3 को लिखते हैं, ठीक है? तो स्क्वायर रूट जो भी ये होता है ना डिनोमिनेटर में, अगर फ्रैक्शन में मतलब एक्सपोनेंट में फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो चीजें आएंगी, तो न्यूमरेटर का मतलब है सीधा सीधा लगा दो, ठीक है? और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो आप स्क्वायर रूट या अंडर रूट वाली जो वैल्यू होती है या जो भी हुआ है ना, रूट वाले जो फॉर्म होती है इस फॉर्म में आप यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है? तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई। अच्छा ये कैसे सवाल आएंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दें, ठीक है? मान लीजिए 125 रेज की पावर 2/3 है, ठीक है? 125 रेज की पावर 2/3 है, ठीक है? तो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ 125 का स्क्वायर, और ये क्यूब रूट में आ जाएगा हमारा 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 125 का क्यूब रूट भी हो रहा है और स्क्वायर भी हो रहा है। तो 125 का क्यूब रूट क्या होता है भाई? मुझे पता है कि 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा, ठीक है? तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है? 125 रेज टू दी पावर, इसका क्यूब रूट पहले ले लूंगा और फिर इसके बाद में इसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ। भाई आगे पीछे कर सकता हूँ क्योंकि वो क्या रहा है यहाँ पे अल्टीमेटली 2 को 1/3 से हम मल्टीप्लाई कैसे भी कर सकते हैं, पहले आप स्क्वायर बाद में ले लो या पहले स्क्वायर ले लो अंदर क्यूब रूट के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वैल्यू में, ठीक है? ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 25। तो 25 हमारा सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 125 रेज टू दी पावर 2/3 है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इन सवालों को टैकल कर सकते हैं, ठीक है? चलिए तो इस प्रकार से आपके सामने जब भी सवाल आए आप इन लॉज को यूज करते हुए इस सवाल को बड़ी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेसन जो है आपको बहुत काम आएगा, बहुत उपयोगी होगा। मैंने आपको बहुत खास तरीके से ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करे हैं। अगली क्लास में मतलब कल हमारी जो क्लास होगी वहाँ पे मैं आपको डिटेल में सवाल जो है हम उसको करेंगे, और एक बार दोबारा से आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दूंगा सारे लॉज का। और क्योंकि मैं सोच रहा था कि आज हम लॉज ये पावर कल कर देते हैं, आज सवाल करके, ठीक है? ऑल टाइम तो देखते हैं, अगर नहीं हो पाया तो कल, क्योंकि हमारा रीजनिंग जो है वो पेंडिंग है, रीजनिंग स्टार्ट करना था मैं आज से, पर कल क्लास नहीं हो पाई थी तो आज इस वजह से स्टार्ट नहीं हो पाया, खबर भी आपका स्टार्ट करना था क्योंकि ये 2 क्लास का टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिस के लिहाज से, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको अभी ये वीडियो बना के आप पे डाल रहा हूँ, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा,
ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, हाँ 20 मिनट का पूरा अभी वीडियो बना है अभी तक, है ना, जितना मैं देख पा रहा हूँ, हाँ बिल्कुल 20 मिनट का ही बना है, तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है। आराम से कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करके देखिए, आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी, कहीं कोई तकलीफ आपको होगी नहीं, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको। अच्छा, अगर कोई कंटेंट में जो कंटेंट लिखा हुआ है वहां पे अगर आपको कहीं कोई तकलीफ हो तो प्लीज उसको इग्नोर करना, मैंने जो आपको समझाया है उसको समझने की कोशिश करना, ज्यादा बेहतर वो रहेगा, है ना। तो मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, जो लॉज मैंने बताया उन पे आप ज्यादा फोकस करिएगा रादर देन, ओके। तो ये सारी बातें थी। अगली क्लास में हम लोग प्रैक्टिस के साथ करेंगे, लेकिन कल से हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, इसके सवाल हम परसों की क्लास में, ठीक है, परसों देखेंगे, कल नहीं देखेंगे, कल हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी काफी डिले कर चुके हैं रीजनिंग को, मैं और ज्यादा डिले नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कल से रीजनिंग 100% स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल भी घबराए नहीं आप सब, काफी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट, रीजनिंग जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, तो मैंने कहा यार करनी ही पड़ेगी, है ना, क्योंकि करनी तो है ही अपन को रीजनिंग स्टार्ट। आपका काफी डिले भी हो रहा है इस चक्कर में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चीजें होती जाती हैं और अनएक्सपेक्टेडली हो जाती है, यू नेवर नो, है ना, व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। लेकिन हाँ, हमें कंटिन्यूटी रखनी है, चाहे किसी भी तरीके से हो। अगर मैं कभी लाइव क्लास नहीं ले पाया तो उस कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्लास है तो कोई ना कोई मैं वीडियो जरूर आपका डालूंगा, ताकि आपका जो है फ्लो बिल्कुल भी ब्रेक ना हो, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में 26 मई तक के साथ बने रहना है आपको। टारगेट हमारा है 26 मई 2024, इस टारगेट तक हमें सेट कंप्लीट कवर करना है, अलॉन्ग विद ऑल द मॉक टेस्ट, विद ऑल प्रैक्टिस एंड विद रिवीजन। कम से कम 2 से 3 बार हमें रिवाइज करना है चीजों को, ठीक है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। सी साइड के लिए कंप्लीट सिलेबस जो है इस पर्टिकुलर मेरे चैनल पे आपको 100% फ्री में अवेलेबल होगा, और एक नंबर का क्वालिटी कंटेंट मैं आपको कवर कराऊंगा, आपको किसी भी प्रकार से, ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरा कंटेंट देते हैं। क्वालिटी में आपको कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखेगा, इसकी भी मैं गारंटी लेता हूँ। और प्रैक्टिस के लिए जितना ज्यादा मुझसे हो पाएगा सवाल मैं आपके लिए लेके आऊंगा, कंटेंट लेके आऊंगा, टेलीग्राम चैनल पे मैं रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता रहूंगा। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, इससे जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज उससे जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड जय हिंद।